हेलो एवरीवन। जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बहुत दिनों बाद आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। शैक्षिक मूल्यांकन विषय पर आधारित है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए स्पेशल ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। बिना बात सीधा हम सिर्फ अपने टॉपिक पर बात करेंगे और ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध की विशेषताएं बताइए। तो हमारी क्या विशेषताएं हैं कि क्रियात्मक शोध का जो क्षेत्र होता है ना, वो बहुत सीमित होता है, अत्यंत सीमित होता है। क्रियात्मक शोध में जो है लचीलापन होता है एवं आवश्यकता अनुसार उसमें फेरबदल किया जा सकता है। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता और उपभोक्ता स्वयं शिक्षक, प्रधानाध्यापक या निरीक्षक होता है, ठीक है। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता का सीधा संबंध किससे होता है? समस्या से होता है, जो प्रॉब्लम होती है उससे। क्रियात्मक शोध परिस्थितिजन्य होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? विद्यालय के वातावरण में सुधार लाना, यह भी क्रियात्मक शोध का प्रमुख उद्देश्य है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना शोधकर्ता में, ठीक है। शोधकर्ता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है। बिना किसी देरी के हम अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि 2018-2019 में पूछा गया था हमारे। तो मापन और परीक्षण में अंतर पूछा है हमसे। तो मापन और परीक्षण में अगर अंतर पूछ ले तो आपको क्या लिखना है कि मापन का संबंध भौतिक गुणों से होता है और परीक्षण का संबंध किससे होता है? मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक गुणों से होता है, ठीक है। दूसरा अंतर हम लिखेंगे, मापन का क्षेत्र व्यापक होता है, ठीक। परीक्षण का क्षेत्र अत्यंत सीमित होता है। मापन का क्षेत्र व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन जो परीक्षण होता है उसका क्षेत्र बहुत कम होता है, सीमित होता है। मापन में किसी सामान्य प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति विशेष के विषय में ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ये तो हमारा मापन और परीक्षण में अंतर हो गया। अब जल्दी से बिना किसी देरी के हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अच्छा प्रश्न पत्र बनाने की प्रमुख विधियां बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली विधि क्या है? नमूना तैयार करना, ब्लूप्रिंट की तैयारी, प्रश्न बनाना, प्रश्न पत्र का संपादन, अंक तालिका और अंक प्रणाली तैयार करना, प्रश्नों के क्रम से प्रश्न पत्र का विश्लेषण करना। तो ये तो हमारे हो गए अभी शुरुआत के कुछ प्रश्न, ठीक है। तो अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सतत मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए, हमसे पूछा है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य होते हैं दो, ठीक है। छात्रों का अध्ययन एवं उपलब्धियों का प्रतिमाह मूल्यांकन हम करते हैं। छात्रों का सर्वांगीण विकास करना इसका सतत मूल्यांकन का उद्देश्य है। अगला प्रश्न हमारा सतत और व्यापक मूल्यांकन में अंतर पूछ लिया जाता है, कई बार 2017 में भी पूछा गया था। तो इसको हम क्या लिखेंगे? सतत मूल्यांकन में हम लिखेंगे पहला कि सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जो निरंतर चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ठीक है। इसे निरंतर मूल्यांकन कहते हैं। व्यापक मूल्यांकन को निरंतर मूल्यांकन योजना नहीं कहा जा सकता, ठीक। और दूसरा अंतर हम लिखेंगे कि सतत मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के शैक्षिक कौशलों की जांच हर महीने चलती रहती है, प्रति महीने चलती है, ठीक है। और व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा छात्रों के हम संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ करते हैं। तीसरा अंतर लिख देंगे कि इस मूल्यांकन के द्वारा मात्र ज्ञानार्जन के शैक्षिक कौशलों का मूल्यांकन किया जाता है, किसके द्वारा? सतत मूल्यांकन के द्वारा। और जो व्यापक मूल्यांकन होता है उसके द्वारा ज्ञानार्जन के शैक्षिक मूल्यांकन के साथ साथ हम क्या कहते हैं कि शिक्षणेतर उपलब्धियों का मूल्यांकन भी करते हैं, ठीक। अगला प्रश्न हम जल्दी से देखते हैं। 2022 में हमसे एक प्रश्न पूछा था कि उत्तम परीक्षण की कितनी कसौटियां हैं, संक्षेप में बताइए। तो संक्षेप में नहीं, आपको सिर्फ इतना ही लिख देना कि अच्छा परीक्षण की कसौटियां जो हैं वो दो प्रकार से जांची जा सकती हैं। कौन कौन सी? उत्तम परीक्षण की व्यवहारिक कसौटी और तकनीकी कसौटियां, ठीक। और कसौटियां कौन कौन सी हैं वो हमें क्या लिखना है? व्यवहारिक कसौटियों में आप इसी तरह से इसका एक चार्ट बना देंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे अच्छे परीक्षण की कसौटियाँ, फिर नीचे एरो बना के उसको अच्छे से लिख देंगे। व्यवहारिक कसौटियों में क्या क्या लिखेंगे? उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, समय एवं कीमत, सुगमता, ठीक, ईजनेस। और तकनीकी कसौटियाँ क्या क्या हैं? वैधता है, विश्वसनीयता है, वस्तुनिष्ठता है, विवेदन शक्ति है, मानक है यानी कि वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर और मानक यानी कि नॉर्म, ठीक है। ये हम लिख देंगे, बस इतना लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रश्न है ये कई बार पूछा गया है, परिकल्पना किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है? अति लघु में भी आ सकता है, बहुविकल्पीय में भी आ सकता है और लघु उत्तरीय में भी आ सकता है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। परिकल्पना किसे कहते हैं? परिकल्पना का शाब्दिक अर्थ होता है पूर्व चिंतन, ठीक है। परिकल्पना समस्या का प्रस्तावित उत्तर होता है, समस्या समाधान का पूर्व अनुमान ही परिकल्पना है, ठीक।
कहने का मतलब ये हुआ कि हमें जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या में हम फंस जाते हैं, तो हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं ना, निकालते हैं उसका समाधान, किसी समस्या का समाधान या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने से पहले हम उसके बारे में चिंतन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं कि यार कैसे क्या होगा, कैसे हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। बस यही परिकल्पना होता है। अब बात की थी, हमसे परिकल्पना के प्रकार पूछे थे, तो परिकल्पना के जो है वो 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, इसी तरह से चार्ट बना देना है, ठीक। निर्देशित परिकल्पना और है निर्देश रहित परिकल्पना। तो निर्देशित परिकल्पना जो है वो सकारात्मक परिकल्पना होती है और नकारात्मक परिकल्पना होती है। ये भी इनके 2-2 पार्ट हैं। और निर्देश रहित परिकल्पना का एक पार्ट होता है शून्य परिकल्पना, जिसको कहते हैं। तो निर्देशित परिकल्पना क्या है कि जब शोधकर्ता को परिकल्पना से दिशा प्राप्त होती है तो उसे निर्देशित परिकल्पना कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में क्या होता है कि परिकल्पना का कथन सकारात्मक होता है, जैसे कि एमडीएम से बच्चों के नामांकन में वृद्धि होती है। नकारात्मक परिकल्पना में कथन जो होता है वो निगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, एमडीएम से बच्चों के नामांकन में कमी आना। ये एग्जाम्पल है। निर्देश रहित परिकल्पना क्या है कि जब शोधकर्ता को परिकल्पना से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, ठीक है, वो यूजलेस होती है, कोई लाभ नहीं होता, तो उसे निर्देश रहित परिकल्पना हम कहते हैं। बहुत से बच्चे मन ही मन में मुझे गरिया रहे होंगे क्योंकि सर वीडियो नहीं डालते हैं रेगुलर। तो देखो ऐसा है कि मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, मोबाइल से ही एडिट करते हैं, सब कुछ फ़ोन से ही करते हैं, छोटा सा फ़ोन है, तो और भी कई काम होते हैं, उनमें उलझ जाते हैं। लेकिन जितनी भी वीडियो बनाई है, जितनी भी बनाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम में वही आएगा, एग्जैक्टली वही आएगा और कुछ नहीं आएगा। आप अच्छे से वीडियो को पढ़िए, देखिए, समझिए। अगर पेपर में ना आए तो आप कहना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण अधिगम के मूल्यांकन के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। 2022 में ही पूछा गया था। तो शिक्षण के द्वारा अधिगम, अधिगम मतलब होता है सीखना और सिखाना, इसकी जो प्रोसेस होती है, और जब अधिगम की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब अधिगम स्तर की जांच की जाती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसका मूल्यांकन होता है, यानी कि जब कोई टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, कक्षा में बच्चों को पढ़ाता है, तब अधिगम की प्रोसेस यानी कि सीखने सिखाने की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद क्या करते हैं, हम जांच करते हैं। मान लीजिए कि आप ही टीचर बन गए, आप क्लास में पढ़ाने गए बच्चों को, आपने जो पढ़ाना था वो पढ़ा लिया, ठीक, आपका शिक्षण अधिगम कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे ना, उसको जांच करेंगे कि हमने जो पढ़ाया है वो कहाँ तक पहुँचा है, बच्चों को समझ में आया, नहीं समझ में आया, हमने कितना ठीक से पढ़ाया और बच्चों को कितना समझ में आया, इन सब का मूल्यांकन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम और जो है मूल्यांकन, वो एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मूल्यांकन के अभाव में शिक्षण अधिगम नीरस हो जाता है, मतलब उसमें मज़ा नहीं आता फिर, ठीक है। अगर मूल्यांकन और शिक्षण अधिगम दोनों में से एक ना हो तो किसी एक का कोई मोल नहीं होगा, ठीक है, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा उतना ज़्यादा। अगला प्रश्न हमारा है, 2019 में पूछा गया था कि क्रियात्मक शोध के चरणों को लिखिए। क्रियात्मक शोध के चरण अति लघु, लघु, बहुविकल्पीय सभी में आ सकता है, ठीक है, अधिकतर आता है ये ज़रूर। क्रियात्मक शोध के 6 चरण होते हैं। अगर बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा, वस्तुनिष्ठ जो होता है, वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू, उसमें पूछेगा क्रियात्मक शोध के चरण कितने हो गए, 3, 4, 5, 6, तो 6 वाला ऑप्शन आपको सही लगाना है। अति लघु में पूछे तो आपको 6 चरण लिखने हैं, उनके नाम भी लिख देने हैं, ठीक है। अगर लघु में पूछे तो डिटेल में थोड़ा लिखना है। तो 6 चरण कौन कौन से हैं? पहला चरण हमारा होता है समस्या की पहचान करना, ठीक है। तो सबसे पहले क्रियात्मक शोध में क्या करते हैं, समस्या की पहचान करते हैं। जो शोधकर्ता होता है वो सबसे पहले समस्या की पहचान करता है, फिर समस्या चुनने का कारण ढूंढता है, ठीक है। फिर क्रियात्मक परिकल्पना, यानी कि भी बताया था मैंने कि पहले उसके बारे में सोचता है, ठीक है। फिर कार्यविधि की रूपरेखा तैयार करता है, कैसे क्या करना है, प्रदत्त विश्लेषण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं जाकर वो निष्कर्ष पर पहुंचता है। अगला प्रश्न हमारा है कि न्यायादर्श क्या है, स्पष्ट कीजिए। न्यायादर्श नहीं है, न्यायादर्श लिखा है, ठीक है। तो न्यायादर्श जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द सैंपल का विशिष्ट रूप है। किसका रूप है? सैंपल का। न्यायादर्श का अर्थ होता है नमूना, सैंपल का मतलब होता है नमूना, ठीक है। न्यायादर्श क्रियात्मक शोध से संबंधित होता है और संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग क्या कहलाता है, हमारा न्यायादर्श कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा है वैधता किसे कहते हैं। तो वैधता जो है वो उत्तम परीक्षण की विशेषता है। वैधता से हमारा आशय क्या होता है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति वह परीक्षण करे। जैसे कि विज्ञान के प्रश्न पत्र में अंग्रेजी के कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वह विज्ञान की योग्यता का परीक्षण ना होकर भाषा का परीक्षण हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो यही होता है हमारा वैधता। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो है कि निदानात्मक परीक्षण
से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य बताइए। तो निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है किसी चीज़ का निदान करते हैं हम, ठीक है। तो इसमें शिक्षक छात्रों के शैक्षिक कमियों के कारणों का पता लगाने हेतु जो भी वैज्ञानिक पद्धति अपनाता है और इसको अपनाने के कार्यक्रम में जो भी कार्य करता है वो निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। यानी कि छात्रों के, ठीक है, स्टूडेंट की जो सीखने में यानी कि पढ़ने में जो भी कमियां आती हैं, जो भी कारण होते हैं, उनका पता लगाते हैं और उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यही हमारा निदानात्मक परीक्षण होता है। और इसके उद्देश्य क्या होते हैं, शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को प्रभावशाली बनाना, समस्याओं के समाधान संबंधी कारणों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपायों में सहायता करता है। निदानात्मक परीक्षण समझ गए आप लोग, अच्छे से नहीं समझे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि छात्रों के शैक्षिक यानी कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित कमियों के कारणों का पता लगाते हैं। जिन जिन विधियों से पता लगाते हैं वही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। ओके, अब हमारा अगला प्रश्न है कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है और इससे होने वाले लाभ बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये है उपचारात्मक शिक्षण क्या है, इसके बारे में लाभ पूछा है हमसे। तो उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, शैक्षिक रूप से जो पिछड़े बालकों के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। जो पिछड़े बालक होते हैं, जो उनको पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पाती, उनके लिए है। इस शिक्षण के अंतर्गत बालकों की कठिनाइयों को ज्ञात कर उनका निवारण किया जाता है, ठीक। उपचारात्मक शिक्षण केवल कक्षा 2 और कक्षा 3 के बच्चों के लिए है, जिनको पढ़ाई लिखाई में तकलीफ होती है, कठिनाइयाँ होती हैं, मुश्किलें होती हैं, उनके लिए है। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत केवल भाषा एवं गणित से संबंधित कठिनाइयों को दूर किया जाता है, ठीक है। और इससे लाभ क्या है, इससे छात्रों में उपस्थित कठिनाइयों का पता चलता है तथा उनका निराकरण हो जाता है। इससे क्या होता है, छात्रों का मानसिक विकास हो जाता है, ठीक। इसके उपयोग से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है। तो ये तो था हमारा उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक परीक्षण, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे जल्द से जल्द बिना किसी देरी के। अगला ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ब्लूप्रिंट क्या है, ठीक है। प्रश्न पत्र निर्माण प्रक्रिया में ब्लूप्रिंट की क्या भूमिका, ये पूछा गया था 2018 में। तो इसका क्या है कि ब्लूप्रिंट की मदद से हम क्या करते हैं, प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं। बिना ब्लूप्रिंट के प्रश्न पत्र निर्माण नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन पेपर नहीं बन सकता। यदि ब्लूप्रिंट के बिना प्रश्न पत्र का निर्माण होता है तो वह उत्तम प्रश्न पत्र नहीं होता, ठीक है। बिना ब्लूप्रिंट के अगर प्रश्न पत्र का आपने निर्माण कर लिया तो वह उत्तम प्रश्न पत्र नहीं होगा। ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र निर्माण की एक आधारशिला होती है, ठीक। बस इतना ही आपको लिखना होता है और इतना ही आपसे पूछा जाएगा, आगे कुछ भी नहीं। जल्दी से अगले शॉर्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हम प्रश्न करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और ये अति लघु के प्रश्न हैं। 2018 में पूछा गया था, क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है। तो क्या होता है क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र, कई बार पूछा गया है। इसका होता है समस्या हमारी और समाधान भी हमारा। कहीं कहीं पर लिखा मिलेगा समस्या हमारी और हल भी हमारा, ठीक है। शैक्षिक शोध क्या है, तो जो शोध शिक्षा संबंधी समस्याओं पर किए जाते हैं उन्हें हम शैक्षिक शोध कहते हैं। बस इतना लिखना होता है। 2019 और 2022 में पूछा गया, क्या लिखेंगे हम, शैक्षिक शोध क्या है, जो शोध शिक्षा संबंधी समस्याओं पर किया जाता है वही हमारा है शैक्षिक शोध कहलाता है। लिखित परीक्षा की उपयोगिता पूछा गया, 2 बार पूछा गया है, 2019 और 2022 में। लिखित परीक्षा की उपयोगिता में क्या लिखना है, इसके द्वारा जो होता है विचारों की अभिव्यक्ति के स्तर का पता चलता है, ठीक। हमारे विचार और हम जो अभिव्यक्ति करते हैं अपने विचारों की, उसके स्तर का, उसके लेवल का पता चलता है। लिखित परीक्षा के द्वारा छात्र के भाषा ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तीसरा, लिखित परीक्षा के द्वारा प्रस्तुतिकरण की शैली का ज्ञान होता है, कैसे हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, ठीक है, उस शैली का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न हमसे पूछा था कि सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं। 2019 में ही पूछा गया था। तो प्रत्यक्षीकरण, समायोजन, निर्देशित अनुक्रिया, यंत्रीकरण, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, ठीक है। 2019 में एक और अगला प्रश्न पूछा गया था जो कि बहुत ही अच्छा है, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है भाई। मूल्यांकन के द्वारा बालक के विषय में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिनका सामाजिक व्यवस्था बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। मूल्यांकन से व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान होता है, इसी ज्ञान से व्यक्तिगत शिक्षण संभव होता है। बस यही लिखना है। अगला हमसे पूछा गया था 2019 में फिर से, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन। ये हिंदी में भी प्रश्न आता है, ठीक है, हिंदी में भी आता है, हर सेमेस्टर में आता है। तो भाषा, व्याकरण और बोली, ये 3 साधन होते हैं मौखिक अभिव्यक्ति के। क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताइए, ठीक है, 2019 में पूछा गया था। तो पहली क्या आवश्यकता है, विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार एवं विकास करना, ठीक है। दूसरा हमारा है छात्रों एवं शिक्षकों में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना। तीसरा हमारा है विद्यालय के कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक, निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना।
2019 में एक और प्रश्न पूछा गया था, उपचारात्मक शिक्षण की 2 विधियां लिखिए। तो क्या लिखेंगे हम? छात्रों की त्रुटियां एवं कमियों को समय समय पर शुद्ध करना, प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधी दोषों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। तो इस वीडियो में आज के सभी प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। ये सभी प्रश्न आपके सीरीज से ही निकाले गए हैं, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है। लाइक तो ज़रूरी कर दो, शेयर करो या ना करो, शेयर भी करना है वैसे तो, अगर कर पाओ तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, अगर नहीं कर सकते तो आप वीडियो को सिर्फ लाइक कर दीजिए, एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूज़र नेम हमारा है @शिवानसर। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, @शिवानसर नाम से यूज़र नेम है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा समय है तो अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि आपके बुरे वक्त में आपका अच्छा ज्ञान ही आपको अच्छा रास्ता दिखाता है, आपको अच्छा इंसान बनाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।